गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन में जो पढ़ेंगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग किस तरीके से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसका ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोग मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या वैल्यू होती है वो पढ़ेंगे। फिर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, जो दो उसके रीज़न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो पढ़ेंगे हम लोग नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होता है और कहाँ कहाँ हमें नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम को अप्लाई करना चाहिए और कहाँ नहीं अप्लाई करना चाहिए, या पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम को कहाँ अप्लाई करते हैं कहाँ नहीं अप्लाई करते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। तो बेसिक पहला डिफरेंस ये कहता है, बेसिक और फर्स्ट डिफरेंस ये कहता है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ऑल डिवाइसेस हैव सेंसर्स। जितने भी डिवाइसेस हैं मतलब जिसमें सेंसर्स होते हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। मतलब फर्स्ट डिफरेंस ये कहता है जितने भी डिवाइसेस होंगे हमारे पास, जितने भी डिवाइसेस जिनके अंदर सेंसर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं, राइट। और जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हमने बता दिया सेंसर्स की पहचान, तो इट मीन्स ये सारे क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। सारे क्लोज लूप यानी कि ऑल डिवाइसेस हैविंग सेंसर्स, जिनमें सेंसर्स हैं वो क्या होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होते हैं। अब जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में सेंसर्स हैं तो इट मीन्स जितने भी ऑल डिवाइसेस हैव सेंसर्स वो सब क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं जिनमें सेंसर्स हैं वो क्या होंगे, आपके क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैं। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर सेंसर्स लगे हुए मीन्स वो क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है उनके अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, चीप होता है, यानी सस्ता होता है, राइट। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलर होता है, या ये कह सकते हो कि जो उसकी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है उसके अंदर जो कंट्रोलर है वो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। फॉर एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं फ़ैन के अंदर क्या लगा होता है, रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक। और ओपन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलर होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एसी, हमारे घर में एसी लगा हुआ होता है, हमारे घर में वैसे फ़ैन और एसी तो दोनों होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है जितने भी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर सेंसर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस में सेंसर्स होंगे इट मीन्स वो क्या होंगे, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में। अब जब सेंसर्स है तो इट मीन्स क्या होगा, वो कॉस्टली होगा। तो जितने भी क्लोज लूप कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके कॉस्टलियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है इसके अंदर जो कंट्रोलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने फ़ैन ले लिया, फ़ैन में रेगुलेटर लगा है, उसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा मन करेगा तो अपने फ़ैन को मैं 1 पे लूँगी या 2 पे लूँगी, बेसिकली मैं खुद से यानी मैनुअली कंट्रोल कर रही हूँ। तो दैट मीन्स ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। और साथ के साथ हमारे घर में क्या है, एसी भी लगा हुआ है, उसमें क्या है, सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा। और हम देखते भी हैं एसी जो होता है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू फ़ैन। तो एसी के उसकी वर्किंग इस तरीके से कि वो ऑटोमेटिकली काम करता है, उसको हम लोग रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ के साथ वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा काम करता है। मतलब टेम्परेचर सेट कर देगा या टाइमर हम लोग उसमें सेट कर देते हैं तो उस टाइम के बाद क्या होगा, वो अपने आप ही क्या होगा, ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है उसके अंदर कंट्रोलर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, एसी, सिंपल
तो वो यही कह रहा है कि all devices having sensors are example of closed loop control system. जितनी भी डिवाइसेस जिनके अंदर सेंसर है, इसका मतलब है वो सारे किसके एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी ऑल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आर कॉस्टलियर देन दी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। वो हम बता चुके हैं कि क्यों कॉस्टलियर होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, दैट इज़ कंट्रोलर, वो क्या होता है, उसकी ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास फ़ैन का है, पंखे का है, घर में पंखा यूज़ हम लोग करते हैं, रेगुलेटर यूज़ करते हैं। और वो क्या होता है, रेगुलेटर वो चीप होता है, सस्ता होता है। वाइल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हैव हाई कॉस्ट कंट्रोलर, जबकि जो हमारे पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होती है, हाई कॉस्ट कंट्रोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसी है, एसी हैव सेंसर्स टू कंट्रोल एवरीथिंग ऑटोमेटिक। एसी के अंदर क्या होता है, सेंसर्स लगा होता है जो कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो ये है बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे हम लोग उसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है क्लास, ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये इसका बेसिक डायग्राम बना रहे हैं हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, क्योंकि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मैथमेटिकली कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका कंपैरेटर होता है या एडर बोल सकते हैं इसको। ठीक है क्लास, ये आपका प्लांट गेन हो गया, दिस इज योर प्लांट गेन, दिस इज योर कंट्रोलर गेन। ये वाला जो है एक यहाँ से एक सिग्नल आ रहा है VFS, ये CS आपका कंट्रोल्ड आउटपुट हो गया। देखिए इनपुट पे हम लोगों ने क्या ले रखा है, दिस इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ये हम लोगों ने बनाया इस तरीके से, इसका अब हम लोगों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। बेसिकली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो ये बेसिक डायग्राम है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। RS, यहाँ पे हम लोग जो S यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल s का मतलब है या ये आपका ट्रांसफॉर्म डोमेन है, दैट इज लाप्लास डोमेन। यहाँ पे हम लोगों ने S लगाया, ये सारा क्या है, ट्रांसफर डोमेन, जिसका मतलब है लाप्लास डोमेन। आपने सिग्नल सिस्टम में लाप्लास पढ़ा होगा तो पता होगा कि किस तरीके से हम लोग S लगाते हैं, किस तरीके से लाप्लास निकालते हैं, वो एक्सप्रेस कर रखा है। तो ये जो RS होता है ये आपका रेफरेंस सिग्नल बोलते हैं हम लोग इसको, रेफरेंस सिग्नल या इनपुट बोलेंगे। R स्टैंड फॉर रेफरेंस, तो ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस इनपुट हो गया। CS यहाँ पे दिख रहा है CS, इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल्ड आउटपुट, ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल्ड आउटपुट हो गया। फिर यहाँ पे ये DS दिख रहा है, DS का मतलब होता है डिफरेंस सिग्नल। RS मतलब रेफरेंस इनपुट, यहाँ पे दे रखा है हम लोगों ने। फिर हम लोगों को यहाँ पे CS मतलब कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिफरेंस सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंस सिग्नल है। फिर ये आपका GPS का मतलब हो गया प्लांट गेन। ठीक है, H ऑफ S, यहाँ पे जो H ऑफ S है
ये आपका फीडबैक पाथ गेन है। GCS ये आपका कंट्रोलर गेन है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ डायग्राम में। R(S) यानी कि रेफरेंस इनपुट है, राइट। C(S) मतलब कि कंट्रोल्ड आउटपुट है। D(S) मतलब कि डिफरेंट सिग्नल है, राइट। और GPS मतलब कि ये प्लांट गेन हो गया। ये H(S) यहाँ से फीडबैक यानी पीछे से दिख रहा है, तो ये आपका हो गया फीडबैक पाथ गेन। और GCS मतलब कि कंट्रोलर गेन हो गया। और ये वाला सिग्नल बचा VFS, ये आपका हो गया फीडबैक सिग्नल और फीडबैक इनपुट। एक क्लास ये भी नॉर्मली हम लोग बता रहे हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम बनाया ये, जिसके अंदर इनपुट पे क्या है, रेफरेंस इनपुट है। आउटपुट पे हम लोगों को कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे कंपैरेटर के बाद एक और सिग्नल आ रहा है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट सिग्नल। GPS मतलब कि ये रहा प्लांट गेन, राइट। और H(S) मतलब कि ये फीडबैक यानी पीछे से आ रहा है फीडबैक पाथ गेन हो गया। और GCS मतलब कंट्रोलर गेन, GCS यानी कि कंट्रोलर गेन हो गया। और VFS ये वाला तो यानी फीडबैक सिग्नल, ये फीडबैक इनपुट हो गया क्योंकि ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पे। ठीक क्लास, ये आप देख सकते हैं इसका बेसिक जो अभी बताया। RS यानी रेफरेंस इनपुट यानी R4 रेफरेंस सिग्नल। DS मतलब डिफरेंस सिग्नल। दिस इज ए कंट्रोलर गेन, प्लांट गेन, कंट्रोल्ड आउटपुट। और बेसिक सा बताया ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एक क्लास इसको बनाने का पर्पस हमारे पास ये है कि हमें इसका जो फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CLF। इसके हेल्प के मतलब इसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस पूरे फंक्शन का ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। इस पूरे फंक्शन का ये जो है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसका CLTF कैलकुलेट करेंगे। C का मतलब होता है क्लोज्ड, L का मतलब लूप, T का मतलब होता है ट्रांसफ़र फंक्शन यानी कि TS। ठीक, यानी कि CLTF हम लोगों को निकालना है, जिसको हम लोग TS बोल सकते हैं, यानी कि होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमें पता है इस डायग्राम से अगर हम लोग देखें आउटपुट क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट है। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट, नीचे हम लोग लिखेंगे इनपुट हमें डायग्राम से दिख रहा है RS यानी कि रेफरेंस इनपुट, यानी कि CS/RS। यानी हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इसका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, कंट्रोल्ड आउटपुट दिख रहा है। अपॉन में क्या आ जाएगा, इनपुट क्या है, रेफरेंस इनपुट, यानी कि CS/RS हम लोगों को ये निकालना है इस पूरे का। ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको फिर एक दोबारा बनाते हैं। ये हो गया RS, ये आपका एडर लगा हुआ है। इसको हम लोगों ने क्या करा, GS लिखा, यहाँ पे CS हो गया, ये H(S) हो गया, ये
जी एस जो हो गया, यहाँ पे क्या है, डी एस है, ठीक। जी एस का मतलब हो गया, अगर मैं इस डायग्राम से देखूँ, इस पूरे को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, जी एस दे दिया। इस पूरे को हम लोगों ने जी एस नाम दे दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज़ में है तो क्या होगा, इनटू हो जाएगा, यानी हम इसको गुणा करके लिख देंगे। ठीक है, इस डायग्राम में इसको हम लोगों ने दोबारा ड्रॉ किया। यहाँ पे रेफरेंस इनपुट था, एडर कंपैरेटर लगा हुआ है, डी एस आई रहा है। अब इन दोनों ये क्या है, एक साथ जुड़े हुए एक ही लाइन में, तो उसको हम लोगों ने जी एस नाम दे दिया। जी एस की वैल्यू क्या आ गई, जी सी एस इंटू में जी पी एस, यानी कि कंट्रोलर गेन को हम लोगों ने गुणा कर दिया प्लांट गेन से, जिसको पूरा नाम हम लोगों ने क्या लिख दिया, जी एस लिख दिया। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट है, और ये पीछे से क्या आ रहा है आपका, फीडबैक पाथ गेन आ रहा है। ठीक है क्लास, और ये यहाँ पे एक सिग्नल वी एफ एस है। अब हम लोग पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, पहले जी एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो इस डायग्राम से अगर मैं देखूं, जी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है मुझे, तो इस ब्लॉक डायग्राम को आप ड्रॉ कर लो। जी एस, इसका एक हाथ पे अंदर की तरफ है यहाँ पे, और एक हाथ बाहर की तरफ है। ठीक है, अंदर पे क्या आ रहा है, पीछे से डी एस आ रहा है। ये हम लोगों ने ब्लॉक ले लिया, ये वाला उठा के यहाँ पे रखा। इसके हाथ पे पीछे से क्या आ रहा है, डी एस आ रहा है, और एक हाथ बाहर जा रहा है, सी एस आ रहा है। तो मैं इसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालूंगी, यानी कि क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, यानी कि जी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट अपॉन पे इनपुट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है आउटपुट क्या है, ये आ रहा है, और इनपुट यानी एक हाथ अंदर जा रहा है, यानी डी एस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एस बाई में डी एस, ये आपकी पहली समीकरण हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, दूसरा हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस एच ऑफ एस की वैल्यू। तो एच ऑफ एस के लिए ये फिर से ब्लॉक डायग्राम बना लो। ठीक, एच ऑफ एस, तो एच ऑफ एस में यहाँ से ये एरो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या आ रहा है, सी ऑफ एस आ रहा है, तो यहाँ पे इसका एक हाथ अंदर की तरफ है, सी ऑफ एस, और इसका एक हाथ बाहर जा रहा है यहाँ पे एडर में, तो यानी एक हाथ ही हमने यहाँ से बाहर बना दिया, वी ऑफ एस। तो अब ये वाला क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये वाला क्या हो गया, आउटपुट हो गया, टर्मिनल। तो उसका अगर मैं एच ऑफ एस की वैल्यू निकालूँ, यानी ट्रांसफर फंक्शन निकालूँ, तो आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट क्या है, वी एफ एस अपॉन में इनपुट क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है क्लास, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तीसरा, इस डी ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यानी डिफरेंस सिग्नल की वैल्यू क्या है, वो फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं डायग्राम से डी ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब भूल जाओ पीछे वाला। डी ऑफ एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ शॉर्ट में। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, डी ऑफ एस को कैलकुलेट करने के लिए इसका डायग्राम बनाया इतना। तो दिख ही रहा है डायग्राम से, आर ऑफ एस है। ठीक है, ये एडर हो गया, इसका एक हाथ डी ऑफ एस इधर जा रहा है, तो डी ऑफ एस, और नीचे से क्या आ रहा है, वी ऑफ एस आ रहा है। ठीक है क्लास, तो यहाँ से डी ऑफ एस यानी डिफरेंट सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, एक हाथ ये आ रहा है, प्लस का है, तो आर ऑफ एस, और नीचे से क्या आ रहा है, प्लस माइनस ऑफ वी ऑफ एस, यानी कि प्लस माइनस ऑफ वी ऑफ एस। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। देखिए हमारे पास तीन इक्वेशन आई, जी ऑफ एस निकाला, जी ऑफ एस यानी इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा, जी ऑफ एस कस टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि सी ऑफ एस अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ऑफ एस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने एच ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करी। एच ऑफ एस पे एक हाथ अंदर की तरफ क्या है, सी एस है, एक हाथ बाहर की तरफ यानी आउटपुट है, वी ऑफ एस है। तो यानी एच ऑफ एस क्या हो जाएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है, वी ऑफ एस, वी ऑफ एस अपॉन में सी ऑफ एस है।
फिर तीसरा हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा है, डिफरेंट सिग्नल की वैल्यू डी ऑफ एस। तो उस डायग्राम में दिख रहा है आर ऑफ एस पॉजिटिव है, नीचे से क्या आ रहा है प्लस माइनस का वी ऑफ एस। तो ये 3 इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन तीनों इक्वेशन को यूज करके बाय यूजिंग 3 इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वी कैलकुलेट CLTF। सी का मतलब होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी ऑफ एस अपॉन में डी ऑफ एस है। इक्वेशन 1 ये दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 ये हमारे पास जी ऑफ एस इक्वल्स टू सी एस अपॉन में डी एस है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं कि सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू में डी ऑफ एस, ये लिख सकते हैं। यानी इसको हम लोग इधर की तरफ लेते हैं। जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इक्वेशन 1 से देखा जाए तो जी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या है, सी ऑफ एस अपॉन में डी ऑफ एस है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है सी ऑफ एस की। तो सी ऑफ एस के लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे से इसके साथ मल्टीप्लाई गुणा हो जाएगा। तो सी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या हो गया, जी ऑफ एस इंटू में डी ऑफ एस हो गया। फिर इक्वेशन 3 से देखा जाए, इक्वेशन 3 से देखा जाए इक्वेशन 3 से अगर हम लोग देखें तो सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिग्नल की वैल्यू है। तो इस वाली जो हमारे पास सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू में डी ऑफ एस है, इसके अंदर इक्वेशन 3 से डी ऑफ एस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। इक्वेशन 3 ये जो हमारे पास आया सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी एस इंटू में डी एस। अब डी एस की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 से डालेंगे। तो सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी एस इंटू में डी एस है, तो जी एस इंटू में ब्रैकेट में डी ऑफ एस की वैल्यू क्या आ रही है, आर ऑफ एस प्लस माइनस ऑफ वी ऑफ एस। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ आया। अब इक्वेशन 3 से हमारे पास फाइनली इक्वेशन है सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस इंटू में आर ऑफ एस प्लस माइनस ऑफ वी ऑफ एस, वी ऑफ एस है। अब अगर मैं इक्वेशन 2 से देखूं, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एच ऑफ एस इज इक्वल्स टू वी ऑफ एस बटे में सी ऑफ एस है। तो यहाँ से वी ऑफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी ऑफ एस इक्वल्स टू एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस है, ये आ गई। तो ये वाली वैल्यू जो है वी ऑफ एस की वैल्यू वो यहाँ पे डाल दो इसमें। तो सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस ब्रैकेट में आर ऑफ एस प्लस माइनस, यहाँ से जो वी ऑफ एस की वैल्यू है ये वो यहाँ पे डाल दो, एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस। ठीक है, अब क्या करो, सी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इसके अंदर गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जी ऑफ एस इंटू में आर ऑफ एस प्लस माइनस ऑफ जी ऑफ एस एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस। अब यहाँ पे सी ऑफ एस है, ठीक है, और यहाँ पे सी ऑफ एस है, तो इस वाले टर्म को हम लोग यहाँ ला सकते हैं। तो सी ऑफ एस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले प्लस माइनस। अब जब आप इस वाले को बाहर की तरफ इधर की तरफ लाओगे तो पहले माइनस फिर प्लस हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस इंटू में सी ऑफ एस कस टू जी एस इंटू आर एस। ठीक है क्लास, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से सी ऑफ एस आप कॉमन ले लो, तो 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस आ गया, कॉमन ले लिया हम लोगों ने इसको। ठीक,
जी ऑफ एस इनटू में आर ऑफ एस है। हमें क्या निकालना है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये आपका कंट्रोल्ड आउटपुट है एंड दिस इज योर रेफरेंस इनपुट। तो यहाँ से जो सी ऑफ एस बटे में आर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू में 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। तो यही हमारे पास क्या होता है, क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं CLTF, यानी कि क्लोज्ड लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। यही हमें कैलकुलेट करना। तो C बटे आर एस यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होगा वो इसके बेसिस पे सॉल्व होगा। तो यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ गया फॉर द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। दिस इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। बात आती है, एक बार और बताते हैं हम आपको। ठीक है क्लास, ये आपका बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया ये बताया, जहाँ पे रेफरेंस सिग्नल है, कंट्रोल्ड आउटपुट है, डिफरेंस सिग्नल आ रहा है, GPS यानी प्लांट गेन है, दिस इज योर कंट्रोलर गेन, HFS इज द फीडबैक पाथ गेन, GCS यानी कंट्रोलर गेन हो गया, VFS यहाँ पे क्या है, फीडबैक सिग्नल या फीडबैक इनपुट होता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से रिड्यूस फॉर्म करा, ये वाला डायग्राम, ठीक है। फिर हम लोगों ने हर एक ब्लॉक से जी ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करी, एच ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट करी, और हम लोगों ने डी ऑफ एस यानी डिफरेंस सिग्नल की वैल्यू को कैलकुलेट करा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हमें फाइनली क्या मिला, ट्रांसफर फंक्शन मिला, जो कि क्या होता है, जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बेसिक फॉर्मूला है फॉर क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये भी क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, राइट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वही रेफरेंस सिग्नल, यहाँ पे क्या होता है हमेशा से कंपैरेटर यानी कि एडर लगा होता है। नेगेटिव की बात करें तो प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वही डिफरेंस सिग्नल था यहाँ पे डायग्राम से अगर देखें, और यहाँ पे इसका एक आता है वी ऑफ एफ एस। तो यहाँ से अगर मैं डिफरेंस सिग्नल की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो डी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर एस प्लस का है और यहाँ से माइनस का क्या आ रहा है, वी ऑफ एस आ रहा है। तो ये क्या हो गया नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के लिए वही आर ऑफ एस एडर प्लस डी ऑफ एस है
यहाँ पे वी ऑफ एस हो गया। तो यहाँ से डी ऑफ एस यानी डिफरेंस सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ऑफ एस प्लस में वी ऑफ एस। ठीक है, यहाँ से आर ऑफ एस आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव का क्या आ रहा है, वी ऑफ एस आ रहा है। मतलब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के दो तरीके के होते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ से नेगेटिव के लिए यहाँ पे प्लस माइनस लिया एडर में, कंपैरेटर में, तो डी ऑफ एस क्या हो गया, आर ऑफ एस माइनस में वी ऑफ एस हो गया, राइट। और पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ से जो डी पॉजिटिव है, तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो डी ऑफ एस इक्वल्स टू आर एस प्लस का वी ऑफ एस। तो यहाँ पे जब हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि टी ऑफ एस, हमें पता है बेसिक फॉर्मूला होता है जी ऑफ एस 1 माइनस प्लस ऑफ जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जी ऑफ एस अपॉन में नेगेटिव नेगेटिव यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। मतलब हमने बताया ये दो तरीके के होते हैं, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसे हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अभी हम लोगों ने पीछे से निकाला था, क्या निकला था, जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। नेगेटिव की बात करें, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। या ऐसे याद कर लो, अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो यानी नेगेटिव का मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव आना चाहिए नीचे। तो ट्रांसफर फंक्शन यानी टी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस हो जाएगा। ऐसी पॉजिटिव फीडबैक है तो उसका मतलब जो इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा क्या, टी ऑफ एस जी ऑफ एस अपॉन में 1, नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। ऐसे याद कर लो आप लोग। मतलब अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, टी ऑफ एस टू जी ऑफ एस। नेगेटिव फीडबैक की बात करोगे तो उसमें ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस हो जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक की बात करोगे तो टी ऑफ एस इक्वल्स टू जी एस अपॉन में पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस आ जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि हम लोग नेगेटिव फीडबैक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव फीडबैक को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं, जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक इज़ यूज फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ ऑक्सीलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। मतलब कि जितने भी हम लोग ऑक्सीलेटर और मल्टी वाइब्रेटर होते हैं हमारे, वो सारे किस पे बेस्ड होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक पे होते हैं। हमेशा ध्यान रखो, जितने भी ऑक्सीलेटर या मल्टी वाइब्रेटर पढ़ते हैं उन सब में जो वो फीडबैक हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो नेगेटिव फीडबैक है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ एम्पलीफायर। जितने भी एम्पलीफायर होते हैं वो हमारे किस पे, नेगेटिव फीडबैक पे डिपेंड करता है। यानी ऑक्सीलेटर मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव फीडबैक पे होते हैं, डिपेंड करते हैं, और जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव फीडबैक पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ये हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे स्टेबिलिटी को वो कम करता है सिस्टम की। इतना पता होना चाहिए कि अगर हम लोग पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं सिस्टम में तो यानी उस सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दूसरा ये कहता है कि जो नेगेटिव फीडबैक होता है वो इंक्रीज़ करता है स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम को। ये भी हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है सिस्टम को। यानी समझ आया, पॉजिटिव फीडबैक हमेशा यूज़ किए जाते हैं उनके ऑक्सीलेटर और मल्टी वाइब्रेटर्स। मतलब ऑक्सीलेटर और मल्टी वाइब्रेटर्स को अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम लोग हमेशा पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करेंगे। दूसरा, जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं अगर उनको डिज़ाइन करेंगे तो हम लोग नेगेटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है जितने भी पॉजिटिव फीडबैक होते हैं वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को घटाता है। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी नेगेटिव फीडबैक होंगे अगर हम नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे सिस्टम में तो उसकी स्टेबिलिटी को वो इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। अगर हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है
अगर सिस्टम में हम लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करा है, इसका मतलब है उसको हम लोग कहेंगे, ये फिक्स्ड है, रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम कहेंगे। और अगर हम लोग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग डीजेनरेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इज ऑल्सो रेफर्ड एज रीजनरेटिव फीडबैक सिस्टम। And next point, negative feedback system is also referred as degenerative feedback system. Or if there is no information of feedback, then by default we consider negative feedback system. यदि हम लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है कि फीडबैक जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली हम लोग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। यदि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि फीडबैक हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं कि नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कंसीडर कहते हैं। ठीक है क्लास। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है कि इफ़ देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट फीडबैक एलिमेंट, यदि हमारे पास लास्ट पॉइंट में हमने कहा था कि अगर फीडबैक ही नहीं पता हमें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेचुरली ये हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर हमें फीडबैक एलिमेंट के बारे में ही नहीं पता है तो नेचुरली हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये है कि एच ऑफ एस की वैल्यू 1 होगी, जो डायग्राम था हमारे पास। इसको आइए हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इफ़ we don't know about feedback element, then we consider feedback equal, यानी h of s equals to 1। ठीक, यानी कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दूसरा नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, दूसरा पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं कि फीडबैक एलिमेंट कौन सा है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। आर ऑफ एस यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जी ऑफ एस हो गया, यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, और ये एच ऑफ एस, यानी यहाँ पे हमारे पास अब फीडबैक एलिमेंट नहीं पता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एच ऑफ एस अगर इस तरीके से, तो इसका मतलब है एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1 है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर ऑफ एस प्लस माइनस जी ऑफ एस सी ऑफ एस, ये इस तरीके से, यानी इस तरीके से है, तो यानी एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक है, तो यानी टी ऑफ एस का सो जी ऑफ एस नेगेटिव है, तो 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस होता है। मतलब ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए जी ऑफ एस अपॉन में 1 नेगेटिव है, तो यानी 1 नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। अब मैं यहाँ से देख रही हूँ एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस में जी ऑफ एस इंटू में 1, यानी कि जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस हो गया। ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ऐसी पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए, पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए यानी कि आर ऑफ एस यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एस है, यहाँ पे सी ऑफ एस आएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव इस तरीके से, यानी यहाँ पे 1 हुआ, तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस अपॉन में पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक है इसका मतलब 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस। अब क्या है, पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक, यानी एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 है, तो यानी टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में 1, यानी कि टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस में जी ऑफ एस। समझ आया। यदि हमारे पास
इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमें जानकारी नहीं है कि फीडबैक एलिमेंट के बारे में। तो दो तरीके हुआ, एक नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एक पॉजिटिव यूनिटी, यूनिटी बोल दिया ना, नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसका डायग्राम बनाया, नेगेटिव का मतलब आर ऑफ एस प्लस माइनस जी ऑफ एस इंटू सी, यहाँ पे कंट्रोल्ड आउटपुट आएगा, पीछे से जो हाथ है इसकी जानकारी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको 1 कंसीडर करेंगे। तो इसलिए इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा टी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए वही डायग्राम बनाया, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसलिए टी ऑफ एस को जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में एच ऑफ एस है, एच ऑफ एस है तो टी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन में 1 माइनस जी ऑफ एस इंटू में 1, तो यानी टी ऑफ एस इक्वल्स टू जी एस अपॉन में 1 माइनस जी एस। तो ये होता है पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि मोस्टली वी यूज नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम में कंसीडर करते हैं वो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, जितने भी कंट्रोल सिस्टम में दो तरीके के नेगेटिव यूनिटी फीडबैक और पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो हम लोग जितने भी कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करेंगे वो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम करेंगे। ठीक है क्लास, मतलब कि मोस्टली we use negative unity feedback system for designing and analysis of control system. This is the basic concept of closed loop कंट्रोल सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा हम लोगों ने कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। उनके बारे में बताया कि हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फिर उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या होता है, और कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो नेगेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच क्लास।